हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाज शास्त्र के एक नए चैप्टर भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन यानी ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर शुरू करने से पहले एक हम वीडियो देखते हैं। आप सबने मैकडॉनल्ड का नाम तो सुना ही होगा, शायद इसके बर्गर भी खाए होंगे। क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है जो आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने उत्पाद और फास्ट फूड बेच रही है। अभी आपने वीडियो में देखा कि मैकडॉनल्ड्स, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, पूरे विश्व में 100 से अधिक देशों में अपने उत्पाद बेच रही है और इसके 36,000 से ज़्यादा लोकेशंस में रेस्टोरेंट हैं। इसी तरह एक्सॉन मोबिल एक कच्चे तेल और गैस की अमेरिकी कंपनी है। इसका 75% मुनाफा अमेरिका के बाहर दूसरे देशों से आता है। नोकिया, जो कि एक टेलीफोन बनाने वाली कंपनी है, एक फिनलैंड की कंपनी है, पर अपने नए कर्मचारियों का चयन वो भारत, चाइना और अन्य देशों से कर रही है। यहाँ तक कि नोकिया के हेडक्वार्टर्स हेलसिंकी में विदेशी मूल के कर्मचारियों की तादाद फिनलैंड के लोगों से ज़्यादा है। इसी तरह ज़्यादातर कार बनाने वाली बड़ी कंपनी अपने कार की मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन अपने देश के बाहर कर रही हैं। जैसे फोर्ड एक अमेरिकी कार है जो कि मैक्सिको में बन रही है। इसी तरह जर्मनी की BMW और मर्सिडीज का उत्पादन साउथ अफ्रीका में हो रहा है। पूरी दुनिया अब सिमट गई है और ये सब भूमंडलीकरण की वजह से संभव हुआ है। भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर दिया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में सन 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति से हुई। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आने व जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है।
हम नई आर्थिक नीति की वजह से, जो कि भारत में 1991 में आई, उससे देखा कि दुकानों में विश्व के दूसरे देशों की चीजें आ गई। उदाहरण के तौर पर आप किसी फल की दुकान पर जाएं तो वहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया के सेब, चाइना की नाशपाती और थाईलैंड की कीवी मौजूद दिखेगी। या जूते लेने जाइए तो दुकान में भारत के लखानी ब्रांड से लेकर यूएस का नाइकी ब्रांड, जर्मनी का आडिडास और इंग्लैंड का रिबॉक मौजूद होंगे। संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से काम करने लगती हैं। भूमंडलीकरण का बदलाव एक संपन्न शहरी उपभोक्ता के लिए उपभोग के नए और व्यापक विकल्प लाता है। यह परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। वे सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के साथ समझौता करके तय करती है। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। कुछ के लिए इसका अर्थ है नए नए अवसरों का उपलब्ध होना, तो दूसरों के लिए आजीविका की हानि भी हो सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, चाइना और कोरिया के रेशम धागों ने जब बाजार में प्रवेश किया तो बिहार की रेशम काटने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा चौपट हो गया। या गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतें बादल के पेड़ से गोंद इकट्ठा करती थी। जब सूडान के रास्ते गोंद का सस्ता आयात शुरू हुआ तो वो अपना रोजगार खो बैठी। तो भूमंडलीकरण का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव भी। अब भूमंडलीकरण के क्या कारण हैं? सबसे पहले विज्ञान एवं तकनीक का विकास। विज्ञान और तकनीक के विकास की वजह से आपस में बातचीत करना या जानकारी शेयर करना बहुत आसान हो गया है, जैसे इंटरनेट। इसी तकनीकी विकास की वजह से सामान, विचार व लोगों का दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचना बहुत आसान हो गया है। इसके साथ हमने देखा है कि देशों के बीच आपसी निर्भरता भी बढ़ी है। दुनिया के किसी भी कोने में हुई घटना या इवेंट का असर अब पूरे विश्व पर पड़ता है। आज बड़ी कंपनियां जो हैं या बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं नए बाजारों की तलाश कर रही हैं। जैसे कोका कोला कंपनी देखिए, जो 200 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद बेच रही है। साथ ही उदारीकरण की नीति की वजह से उत्पादन, औद्योगिक संरचना एवं प्रबंधन में लचीलापन आया है। अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं आ गई हैं, जिन्होंने व्यापार में हुई रुकावटों को दूर किया है व देशों के बीच संचार और संपर्क बढ़ाया है। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से भूमंडलीकरण बढ़ा है। क्या पहले भारत और विश्व के विभिन्न देशों में आपस में कोई इंटरैक्शन या अंतःक्रिया नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूमंडलीय क्रिया भारत के लिए कोई अनोखी नहीं है। अगर हम प्रारंभिक वर्ष यानी 2000 साल पहले भी देखें, तब भी भारत विश्व से अलग नहीं था। हमने इतिहास में प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है। यह मार्ग भारत को चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम से जोड़ता था। इन भिन्न भिन्न भागों से लोग आते थे, कभी व्यापारी के रूप में और कभी प्रवासी के रूप में। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि आधुनिक पूंजीवाद का प्रारंभ से ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए था। आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवसन। भारत से भी मजदूर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका काम करने के लिए जाया करते थे। स्वतंत्र भारत ने भी भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपनाए रखा। विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इसी दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के समुद्र पार यात्राएं की। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के विकास का अंग बना रहा। तो हम ये देखते हैं कि 2000 साल पहले से ही भारत जो है दूसरे देशों के साथ रिश्ता बनाए हुए है
अलग नहीं था। और ये हमने उपनिवेशवाद के समय और फिर स्वतंत्र भारत जब हुआ उसके बाद भी ये कंटिन्यू और चलता रहा। भूमंडलीकरण के कई आयाम हैं और हम जो पढ़ेंगे वो है आर्थिक आयाम यानी इकोनॉमिक डायमेंशन, राजनीतिक आयाम यानी पॉलिटिकल डायमेंशन, सांस्कृतिक आयाम यानी कल्चरल डायमेंशन और प्रौद्योगिकी आयाम यानी टेक्नोलॉजी डायमेंशन। तो हम इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक आयाम लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ ऐसे कानून बने जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय बाजार और भारतीय व्यवसाय विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहेंगे। 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई। ना उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इसमें वो सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और नियमों को हटा दिया और इसको आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। इसी में हम देखेंगे कि परराष्ट्रीय निगम भी आए। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं। इनके छोटी कंपनी है तो एक या दो कारखाने देश से बाहर होते हैं जहां वे मूल रूप से स्थित हैं। साथ ही वे बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ हो। आपने जैसे मैकडॉनल्ड का देखा या कोका कोला का देखा जो 100 या 200 से अधिक देशों में बेचे जा रहे हैं या मैन्युफैक्चर या उत्पादन हो रहा है। या इसी तरह कोलगेट पामोलिव कंपनी है, इसका उत्पाद 200 देशों में बेचा जा रहा है। ये कंपनी 80 देशों में ऑपरेट करती है और इसकी 75% बिक्री या सेल्स यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर होती है, जो कि इसकी जहाँ पे ये स्थित है मूल रूप से यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी। पर इसका ज़्यादातर आप देखेंगे चाहे वो बिक्री हो, चाहे इसके ऑपरेशंस हो या फिर जहाँ पे बेची जा रही मार्केट है, वो सब यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसी तरह जनरल मोटर्स, कोडैक, मित्सुबिशी आदि कई कंपनियां हैं जिनको हम परराष्ट्रीय निगम कहते हैं। भले ही इन निगमों का अपना एक स्पष्ट राष्ट्रीय आधार हो, फिर भी वे भूमंडलीय बाजारों और भूमंडलीय मुनाफों की ओर अभिमुखित हैं। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कंप्यूटर के आप माउस को दबाते ही मात्र से आज बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर बेच पा रहे हैं। इसी के साथ है भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था। भार रहित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके उत्पाद सूचना पर आधारित होते हैं जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, मनोरंजक उत्पाद तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं। इस अर्थव्यवस्था में आप पड़ोस में स्थित खान-पान प्रबंध सेवा से लेकर बड़े संगठन भी शामिल हैं जो सम्मेलनों से लेकर पारिवारिक आयोजन जैसे विवाह के लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक या इवेंट मैनेजमेंट जैसे नए व्यवसाय इसके अंदर आ गए हैं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्य बल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न नहीं होता, बल्कि उनके डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी और सर्विस आदि में लगा रहता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण वित्त का भी भूमंडलीकरण हुआ है। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिषदों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं। पूंजी और प्रतिभूति मार्केट में 24 घंटे व्यापार चलता रहता है। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, टोक्यो और लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। इंडिया में मुंबई देश की वित्तीय राजधानी माना जाता है।
भूमंडलीय संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि घरों में और बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाने के अनेक साधन मौजूद हैं, जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, डिजिटल टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट, मोबाइल आदि। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने विश्व में नेटवर्क सोसाइटी एवं मीडिया सोसाइटी को उत्पन्न किया है। प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप समय और दूरी को कम करते हैं। इस ग्रह विश्व के दो कोने जैसे बैंगलोर और न्यूयॉर्क में बैठे व्यक्ति न केवल आपस में बातचीत कर सकते हैं, बल्कि दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स व चित्र आदि भी एक दूसरे को भेज सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के बीच इसकी वजह से संबंध उत्पन्न हुए हैं। इस विषय पर भारत सरकार ने एक और अनेक संभावनाओं वाली योजना डिजिटल इंडिया को प्रारंभ किया है, जो सभी प्रकार के विनिमय में डिजिटलाइजेशन को सहायक इकाई के रूप में स्थापित करेगी। अगर हम भारत में इंटरनेट का विस्तार देखें तो भूमंडलीय स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग 1990 के दशक में बढ़ गया था। 1998 में विश्व में 7 करोड़ लोग इंटरनेट प्रयोग कर रहे थे। इसमें 62% यूएसए और कनाडा में थे और केवल 12% एशिया से। भारत में 2000 तक इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या मात्र 1.5 करोड़ थी, जो कि बढ़ी, और इस वृद्धि का कारण देश भर में साइबर कैफे की उपलब्धि थी। अगर हम 2015 में देखें तो 30 करोड़ लोग, और यही 2020 में बढ़कर करीब 65 करोड़ लोग अब आज इंटरनेट के यूजर हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम एक डिजिटल विभाजन देखते हैं इंडिया में। ये ज्यादातर आंकड़े शहर में पाए जाते हैं। ग्रामीण इलाके जहां बिजली आपूर्ति की प्रॉब्लम है या लिटरेसी यानी निरक्षरता है, इसके कारण इस सुविधा से वो वंचित हैं। इसी तरह सेलुलर टेलीफोन या मोबाइल फोन में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में ये सेवाएं 1995 में प्रारंभ हुई थी। शुरू के 5-6 साल तो ग्राहकों की संख्या मात्र 10 लाख थी। इसका कारण ये था कि मोबाइल के हैंडसेट्स की कीमतें बहुत थी और साथ ही शुल्क दरों की भी कीमतें बहुत थी। 1999 की नई दूरसंचार नीति के बाद ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई और 2021 तक लगभग 45 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इस समय भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। भूमंडलीकरण की वजह से एक नया अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन उभरा, जिसे तीसरी दुनिया के शहरों में अधिक निर्माण, उत्पादन और रोजगार किया जाता है। अब जैसे नाइकी कंपनी को उदाहरण देखिए, ये 1960 के दशक में जूतों का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई और ये जूते जापान से आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधी आयोजनों में बेचा जाता था। फिर ये कंपनी राष्ट्रीय कंपनी बन गई और इसके केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही नाइकी के लिए जूता बनाया करते थे। बाकी सब कारखाने अमेरिका के बाहर स्थापित होने लगे। 1960 के दशक में नाइकी के जूते जापान में बनाए जाने लगे। जब वहां लागत बढ़ी तो उत्पादन कार्य 1970 के दशक में दक्षिण कोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। जब दक्षिण कोरिया में मजदूरी की लागत बढ़ी तो 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया। 1990 के दशक से भारत में नाइकी के जूतों का उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि कहीं और मजदूरी अधिक सस्ती होगी तो उत्पादन केंद्र वहां खोल दिया जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया में श्रमिक अत्यंत कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। श्रम का यह लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करता है। या एक और एग्जाम्पल उदाहरण देखें, जनरल मोटर्स कंपनी, जो कि पोंटियाक लीकमेंस जैसी अमेरिकी कार बनाती है। इस कार की कीमत $20,000 है, जिसमें से सिर्फ $7,600 ही अमेरिकन के पास जाता है। 48% हिस्सा दक्षिण कोरिया को मजदूरी और कार के हिस्से जोड़ने के लिए, 28% हिस्सा जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन जैसे हिस्सों के लिए, 42% जर्मनी को शैली और डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए, 7% ताइवान और सिंगापुर को छोटे कल पुर्जों के लिए, 4% यूनाइटेड किंगडम को विपणन के लिए और 1%
बारबुडास या आयरलैंड को आंकड़े तैयार करने के लिए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि भूमंडलीकरण की वजह से एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन उभर कर आ गया है। भूमंडलीकरण का असर हम रोजगार पर भी देखते हैं। नगर में मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं। जो कॉलेज है उसमें बीएससी, बीए, बीकॉम की डिग्री लेने की बजाय अब वे कंप्यूटर के संस्थानों से कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं या कॉल सेंटर या बीपीओ में नौकरी कर रहे हैं। वो शॉपिंग मॉल्स बड़े-बड़े जो होते हैं उनमें काम कर रहे हैं या हाल में खोले गए विभिन्न जलपान गृहों में नौकरी करते हैं। तो भूमंडलीकरण का आप देखेंगे रोजगार पे भी काफ़ी असर आया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक दूरदर्शिता उतनी ही है जितनी कि आर्थिक दूरदर्शिता। भूमंडलीकरण के साथ एक राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है और वो है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र। यूरोपीय संघ यानी ईयू, दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ यानी एशियान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन यानी सार्क कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो क्षेत्रीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का भी उदय हुआ है, जो कि एक राजनीतिक आयाम पर प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन एक ऐसे निकाय होता है जो सहभागी सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है और जिसे एक विशिष्ट परराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन को व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में अधिक भूमिका सौंपी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन वो संस्थाएं हैं जो सरकारी संस्थाओं से संबंध नहीं होते बल्कि स्वयं स्वतंत्र संगठन होते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस। भूमंडलीकरण का संस्कृति पे बिल्कुल काफी असर पड़ता है। इसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है ग्लोबलाइजेशन यानी भूस्थानीकरण, जो कि मुख्य रूप से ये दावा करता है कि सभी संस्कृतियां एक समान यानी सजातीय हो जाएंगी, होमोजेनस हो जाएंगी। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है यानी भूस्थानीकरण का अर्थ है भूमंडलीय के साथ स्थानीय का मिश्रण। ये एक ऐसी राजनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपने बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए अगर हम देखें, स्टार टीवी, एमटीवी या कार्टून नेटवर्क सभी विदेशी चैनल हैं, पर वो भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। मैकडॉनल्ड्स है जो अपने निरामिष और चिकन उत्पाद ही बेचता है भारत में, गौमांस के उत्पाद नहीं बेचता, जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं। अक्सर हम संस्कृति की बात करते हैं तो खान-पान, संगीत आदि की चर्चा करते हैं, परंतु इसका संबंध पूर्ण जीवन शैली से है। इसके दो मुख्य रूप हैं जिन पर भूमंडलीकरण का असर पड़ा है। एक है उपभोग की संस्कृति और दूसरा है निगम संस्कृति। उपभोग की 1970 के दशक तक उत्पादन उद्योग नगरों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब सांस्कृतिक उपभोग यानी कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन अधिकतर नगरों की वृद्धि को एक आकार प्रदान करता है। ये भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री के भंडारों यानी मॉल्स और बहुविध सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन उद्यान और जल क्रीड़ा स्थलों के विकास में आई तेजी से स्पष्ट होता है। ये एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है जहाँ पैसा खर्च करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इसे उपभोग की संस्कृति कहा जाता है, जहाँ पे एक कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए बहुत सारा सामान मौजूद है। दूसरा है निगम संस्कृति। निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। एक गतिशील निगम संस्कृति कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती है
और समूह एकता को प्रोत्साहन देती है। भूमंडलीकरण के गुण अगर हम देखें तो कई हैं। सबसे पहले नवीन तकनीकों का आगमन हुआ है। इसके द्वारा भूमंडलीकरण के द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि हुई है एवं नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती हैं। भूमंडलीकरण के कारण विदेशी विनियोजन होता है। विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्धविकसित एवं डेवलपिंग राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। एक देश के लोग दूसरे देशों रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण या प्रोटेक्शन नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती है। जब भूमंडलीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों एवं राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं। आज भूमंडलीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं। भूमंडलीकरण के कई दोष भी हैं। सबसे पहले भूमंडलीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब एवं अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो गए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि देश में भी गरीब व अमीर के बीच की विषमता बढ़ रही है। देशी उद्योगों का पतन होता है, यानी स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देशी उद्योग टिक नहीं पाते हैं। उनका माल बिक नहीं पाता है या फिर घाटे में उन्हें बेचना पड़ता है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही हैं एवं स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इनके अधीन होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जब कोका कोला भारत में आया तो थम्स अप और लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव बढ़ता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व गैट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम कर रही हैं। हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। आधुनिक विकास में अगर हम देखें तो पहले ही परंपरागत सांस्कृतिक रूपों और उन पर आधारित व्यवसायों में अपनी घुसपैठ बना ली थी, लेकिन भूमंडलीकरण के आय परिवर्तन का अनुपात और उसकी गहनता बहुत अधिक तीव्र है। जैसे अगर हम देखें कुछ उदाहरण, तो लगभग 30 थिएटर समूह जो मुंबई महानगर के परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलों के इलाके के आसपास सक्रिय थे, अब निष्क्रिय एवं समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इन इलाकों के मिल मजदूरों में से अधिकांश लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के सरसिला गांव में बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों द्वारा आत्महत्या की गई। इसका कारण ये था कि इन बुनकरों के पास बदलती हुई उपभोक्ता रुचियों के अनुरूप अपने आप को ढालने और विद्युत कर्गों के मुकाबले करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने का कोई साधन नहीं था। इसी तरह देखिए डोम्बारी समुदाय ने क्या लिखा है। हमारे डोम्बारी समुदाय की हालत बहुत खराब है। टेलीविजन और रेडियो ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। हम कलाबाजी तो दिखाते हैं, मगर सर्कस और टेलीविजन के कारण जो अब दूर दराज के गांव और बस्तियों तक पहुंच गए हैं, हमारे कर्तव्य को कोई देखना पसंद नहीं करता। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अल्पवृत्ति भी नहीं मिलती। लोग हमारा खेल तमाशा देखते तो हैं, पर केवल मनोरंजन के लिए। वे हमें इसके बदले में कोई पैसा नहीं देते। वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि हम भूखे हैं, इसलिए हमारा धंधा चौपट हो रहा है। तो आपने देखा कि भूमंडलीकरण के कई फायदे भी हैं, पर इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स और नुकसान भी हो रहे हैं। भूमंडलीकरण की वजह से समाज में कई परिवर्तन हुए। हमने इस चैप्टर में जाना कि इसके विभिन्न आयाम क्या-क्या हैं और उनकी चर्चा की, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी। भूमंडलीकरण की वजह से देशों में दूरियां कम हुई हैं और लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। देशों और लोगों के बीच व्यापार, निवेश, यात्रा, संस्कृति और अन्य प्रकार की इंटरैक्शन या अंतक्रिया भूमंडलीकरण की वजह से बढ़ गई हैं।
इस प्रक्रिया का प्रभाव आज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। थैंक यू।